एक शो जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। बच्चों वाले खेल, हरे रंग के ट्रैक सूट और एक बहुत बड़ी गुल्लक जो हर मौत के साथ और भी ज्यादा भरती जा रही थी। स्क्विड गेम सिर्फ एक ड्रामा सीरीज नहीं थी, बल्कि एक कल्चरल फिनोमेनॉन बन गई। तो चलिए आज इसी सनसनी के पीछे की कहानी को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि बच्चों के सीधे साधे खेल और बेइंतहा हिंसा का ये अजीब सा कॉम्बिनेशन दुनिया भर के लोगों को इतना कैसे पसंद आ गया। देखिए, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, बल्कि ये हमारी ही दुनिया की कड़वी सच्चाइयों का एक आईना था। कहानी का दिल है ये रकम 45.6 बिलियन वॉन, यानी लगभग 38 मिलियन डॉलर। यही वो लालच है जो 456 निराश और कर्ज में डूबे लोगों को इस जानलेवा खेल में खींच लाता है। और खेल का सबसे क्रूर नियम, हर एक मौत के साथ इनाम की ये रकम 100 मिलियन वॉन और बढ़ जाती है। लेकिन खेल सिर्फ इन खिलाड़ियों के बारे में ही नहीं है। पर्दे के पीछे नकाब पहने हुए स्टाफ का एक बहुत ही सख्त और रहस्यमयी सिस्टम काम करता है। आइए जरा इस सिस्टम को समझते हैं। स्टाफ में कौन किस रैंक पर है, ये उनके मास्क पर बने आकार से तय होता है। सर्कल मतलब वर्कर, जो सबसे निचले दर्जे पर हैं। ट्रायंगल मतलब सोल्जर और स्क्वायर मतलब मैनेजर। लेकिन असली कहानी इन आकारों में छुपी है। ये असल में कोरियाई अक्षर ओ, जे और एम हैं, जिनसे बनता है ओजिंगो गेम, यानी स्क्विड गेम का असली नाम। और यहीं से शो की परतें खुलना शुरू होती हैं। ये सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि हमारे समाज पर एक बहुत तीखा व्यंग्य है। इस शो की आलोचना को समझने के लिए हमें पूंजीवाद के उस चेहरे को देखना होगा जिसे ये दिखाता है, एक ऐसा सिस्टम जहां लोगों की भलाई से ज्यादा मुनाफा जरूरी हो जाता है। और इसी वजह से अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जाती है। स्क्विड गेम हमें इसी खाई का सबसे भयानक रूप दिखाता है। शो की थीम कार्ल मार्क्स के इस विचार पर बिल्कुल फिट बैठती है। कर्ज में डूबे खिलाड़ी इस सिस्टम के गुलाम बन जाते हैं, जबकि पैसा आज़ादी से बढ़ता रहता है। वो अब इंसान नहीं रहे, सिर्फ एक नंबर बनकर रह गए हैं। ये असमानता सबसे साफ तब दिखती है जब हम खिलाड़ियों और वीआईपीज़ के बीच का फर्क देखते हैं। एक तरफ है खिलाड़ी जो अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं है, और दूसरी तरफ है अमीर वीआईपीज़ जो सिर्फ अपनी बोरियत मिटाने के लिए इंसानों की जिंदगियों पर सट्टा लगा रहे हैं। अब इस बड़े सिस्टम से निकलकर एक इंसान की कहानी पे आते हैं जिसने शो को एक मानवीय चेहरा दिया। मिलिए कॉन्ग से, ब्योक से, खिलाड़ी नंबर 067। वो यहां सिर्फ जीतने के लिए नहीं है, वो नॉर्थ कोरिया से भागकर आई है और अपने बिखरे हुए परिवार को फिर से एक साथ लाना चाहती है। उसका मकसद स्वार्थ नहीं, बल्कि अपने भाई और मां के लिए प्यार है, जो उसे एक बहुत ही मजबूत किरदार बनाता है। सेब्योक का किरदार सिर्फ एक कहानी नहीं है, उसकी कहानी दक्षिण कोरिया में उन हजारों लोगों की आवाज है जो समाज के हाशिए पर है और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। ये शो की सामाजिक आलोचना को और भी मजबूत बनाती है। इस शो की यही तो खासियत है कि ये एक मामूली सी कैंडी में भी एक गहरा कड़वा इतिहास ढूंढ लेता है। सोचिए, डालगोना कैंडी जो खेल में जिंदगी और मौत का सवाल बन गई, उसकी शुरुआत असल में कोरियाई जंग के बाद की गरीबी से हुई थी। जो कभी बच्चों का एक मजेदार खेल था, वो स्क्विड गेम में जिंदा रहने की परीक्षा बन गया। ये उस पीढ़ी की याद दिलाता है जिसने उस मुश्किल दौर को झेला था। और अब आते हैं कहानी के सबसे बड़े, सबसे चौंकाने वाले मोड़ पर, जो हर किसी के होश उड़ा देता है। शो का सबसे बड़ा शौक क्या था? वो प्यारा सा बूढ़ा आदमी, खिलाड़ी 001, जिसे गिहून अपना दोस्त मानता था, वही इस पूरे खूनी खेल का मास्टरमाइंड था। वो कोई शिकार नहीं था, बल्कि वो खुद शिकारी था। और उसका मकसद, सच पूछिए तो यही सबसे खौफनाक बात है। इल्नाम ने यह सब इसलिए किया क्योंकि वो इतना अमीर हो चुका था कि जिंदगी बोरिंग लगने लगी थी। उसने ये खेल सिर्फ कुछ महसूस करने के लिए बनाया था। यह शो का सबसे बड़ा कटाक्ष है कि जब पैसा हद से ज्यादा हो जाता है तो इंसानियत खत्म हो सकती है। जब आखिर में गेहूं जीतता भी है तो वो इस सिस्टम को पूरी तरह से ठुकरा देता है। वो उन पैसों को हाथ तक नहीं लगाता। अपनी बेटी के पास जाने के बजाय वो रुककर उन लोगों का सामना करने का फैसला करता है जो ये खेल चला रहे हैं। उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। और ये शो हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, ये देखते हुए कि दुनिया कितनी नाइंसाफी से भरी हो सकती है और मजबूरी इंसान से क्या कुछ नहीं करवा सकती। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई ये खेल खेलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो शो खत्म होने के बहुत बाद तक भी जहन में घूमता रहता है।